नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मानव जनन का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस। पिछली वीडियो में क्या क्या देख लिया है? मानव जनन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों को हमने पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस में मेन रूप से मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। तो मेल गैमेटोजेनेसिस को हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, गैमेटोजेनेसिस होता क्या पहले इसको समझते हैं। युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन क्या होता है? वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण की क्रिया जो है क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। वृषण तथा अंडाशय की जो जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी वही क्या होगा? युग्मक होगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाएगी। नर में इस क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मादा में इस क्रिया को अंड जनन या ओजेनेसिस कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? चलिए ये समझते हैं। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। नर के वृषण की जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। ये क्रिया को हम दो भागों में पढ़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को हम दो भागों में इसका अध्ययन करेंगे। जो पहला भाग है इसमें क्या होगा? जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का निर्माण है, यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे, जो कहाँ से होगा? जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होगा। और दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण, या इसी को शुक्र कायांतरण भी कहा जाता है। तो पहला पार्ट क्या है? स्पर्मेटिड्स का निर्माण, पहले उसको समझते हैं। जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पूर्ण क्रिया को हम 3 प्रावस्थाओं में अध्ययन करते हैं, या 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो 3 भागों में बांटी गई है। तो पहली प्रक्रिया क्या है? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। अर्थात इसमें क्या होगा कि ये कोशिकाएं जो हैं अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। तो देखिए, जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं में शुक्राणु बनते हैं, इन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमरी जर्म सेल अथवा प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं समसूत्रीय विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होती रहती हैं, और इस प्रकार जो कोशिकाएं बनेंगी उनको शुक्रजनक या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? वृद्धि प्रावस्था। अभी ये संख्या बढ़ा ली अपने, अब इनमें क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि प्रावस्था। विभाजन के पश्चात शुक्रजनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक स्पर्मेटोइड्स कहलाते हैं। इनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये हो गई वृद्धि। वृद्धि में क्या हो रहा है कि ये कोशिकाएं जो बने थे स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या कर रहे हैं कि पोषक पदार्थ को एकत्रित करके बड़े हो जा रहे हैं, और इनका इस जो केंद्रक है वो भी अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो अब ये क्या कहलाती हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। अब हम तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे परिपक्वन प्रावस्था। ये जो तीनों स्टेप है
ये स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो तीसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है, प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं कोशिका में 2 बार विभाजन होते हैं। तो प्राथमिक परिपक्वन विभाजन जो है इसमें क्या होगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में होने वाली प्रथम विभाजन अर्धसूत्रीय होता है, इसको प्राथमिक परिपक्वन विभाजन भी कहते हैं। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिक परिपक्वन विभाजन। और दूसरा परिपक्वन विभाजन में क्या है, ये देखिए, द्वितीय परिपक्वन विभाजन। कुछ समय पश्चात प्रत्येक द्वितीयक जो शुक्राणु कोशिकाओं में दूसरा विभाजन समसूत्रीय होता है। पहले अर्धसूत्रीय हुआ था, अभी समसूत्रीय होगा। और इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित संतत कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब प्रत्येक स्पर्मेटिड्स गुणसूत्र में केवल एक ही सेट n होता है। स्पर्मेटिड्स के कायांतरण को शुक्राणु बनता है। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, शुक्र जनन या शुक्र कायांतरण। तो देख सकते हैं, आपको हम फिर से बताते हैं। ये देखिए, परिपक्वन प्रावस्था में क्या होगा, परिपक्वन प्रावस्था में जो आपका स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, अब इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में 2 टाइप से विभाजन होगा। तो इन अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप ही 4 कोशिकाएं बनती हैं और इन्हीं 4 कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। अब जब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया तो दूसरी हेडिंग क्या आएगी, स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण, या इसी को शुक्र कायांतरण भी कहा जाता है। अब देखिए, जो शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड्स बनने के बाद कोशिका विभाजन बंद हो जाता है। लैंगिक प्रजनन में भाग लेने के लिए प्रत्येक स्पर्मेटिड्स का कायांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया में गोल शुक्राणु पूर्व कोशिका एक पतले धागे लंबे धागे के समान शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है। इसके कोशिका द्रव्य में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गिकाए, राइबोसोम, अंतःप्राद्रव्य जालिका इत्यादि सभी अंगक उपस्थित होते हैं और केंद्रक के गुणसूत्र आपस में लिपटकर एक ठोस रचना बना लेते हैं। तत्पश्चात क्या होगा कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित गॉल्गिकाए केंद्रक के सामने एकत्र होकर एक बड़ी गुहा का निर्माण करती है, जिसके अंदर एक ग्रेन्यूल विकसित होने लगता है। इसे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। इस ग्रेन्यूल के साथ अन्य रचनाएं समेकित होकर एक्रोसोम का निर्माण करती हैं। तो जो इस टाइप की स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे एक्रोसोम का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। उसी की बात हो रही है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित होकर एक बैंड नुमा रचना को जन्म देती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मास कहते हैं। ये शुक्राणु को मध्य भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित हो जाता है। अक्षीय तंतु शुक्राणु की पूंछ को प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप क्या होगा कि एक जो है क्रियाशील एवं सूक्ष्म शुक्राणु का निर्माण होगा। अब इन सारी चीज़ों को हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये है आपकी कौन सी कोशिका, एक सेकंड कलर चेंज कर लें। ये है आपकी प्रीमोर्डियल जर्म कोशिका। तो देखिए, 3 भागों में हमें इसका अध्ययन करना है। तो पहला भाग जो है ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, जो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, और दूसरा भाग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसका कायांतरण है। तो 2 भागों में हम इसको अध्ययन करेंगे। तो पहले भाग में 3 स्टेप बताए गए थे। पहला था मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं थी, उनसे जो जर्म कोशिका थी उसमें क्या होगा, समसूत्रीय विभाजन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 3 बार जो है मियोटिक डिवीजन अर्थात समसूत्रीय विभाजन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 से 2 कोशिकाएं बन रही हैं और 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8
इस तरह से कोशिकाएं का निर्माण होता है, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर रही हैं अपने आप को और अपनी संख्या बढ़ा रही हैं। और ऐसी बनी हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। अब क्या होगा? ग्रोथ फेज में एक स्पर्मेटोगोनियम पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बढ़ जाती है और इसका न्यूक्लियस भी साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा? तो ये हो गया ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा? मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन क्या होता है? अर्धसूत्री होता है, उसके बाद समसूत्री। तो यहाँ पे कुल जो विभाजन, 2 विभाजन होते हैं और दोनों विभाजनों के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। इन चारों कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। अब ये चारों स्पर्मेटिड्स क्या होंगे? यहाँ तक की प्रक्रिया जो है स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन में आती है। तो ये स्पर्मेटिड्स बन गए। अब जो इसका सेकंड फेज होगा, इसका कायांतरण होगा, यानी कि शुक्राणु के रूप में कैसे डाइवर्ट होंगे। तो वो स्टेज जो है इसमें दिखाई गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इसमें कायांतरण हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जो स्पर्म की कोशिकाएं होती हैं, आप हम देखिए उसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से। इस टाइप की ये लंबी पूंछ संरचनाएं बनेंगी। तो स्पेस कम है इसलिए आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? एक्रोसोम कहलाएगा। एक्रोसोम ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स के कंसिस्टेंसी की वजह से बनता है। यहाँ पे विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये इसका मेन हेड है। मेन हेड में क्या होता है कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होगा, क्रोमैटिन वगैरह सुरक्षित रहते हैं। मेन पार्ट यही है। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह समेकित रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो है इसको ऊर्जा मिलती रहे। और ये हिस्से जो है अक्ष के रूप में यहाँ पे एक संरचना जाती है। और ये पूरा, अब देखिए ये इसका हेड है और ये हिस्सा इसका हेड में आता है, निचले वाला हिस्सा इसका टेल में आता है। तो ये जो स्पर्मेटिड्स हैं बाद में इसी रूप में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।